जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है वाक्य भेद एवं विराम चिन्ह, जो सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी का 21वां चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत वाक्य भेद एवं विराम चिन्ह से संबंधित कुल 60 प्रश्नों को, जो कि विगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें शामिल किया गया है। तो चलिए इन प्रश्नों की व्याख्या को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। पदबंध का मतलब होता है कि जहाँ पर एक से अधिक संज्ञाएं आपस में मिल करके एक शब्द युग्म का निर्माण करें उसे पदबंध कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि घर के आंगन में लगे पेड़। तो यहाँ पर आंगन, घर और पेड़ सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा, और ये सभी आपस में मिलकर के संज्ञा पदबंध का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें संज्ञा पदबंध क्या होगा, बच्चों को, गलत है। सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों। अब चूँकि ध्यान दें कि इस पूरे पदबंध को पहचाने कैसे कि कौन सा पदबंध है। तो जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों, अंत में क्या आया है, बच्चों, और बच्चों क्या है, संज्ञा है। तो इसका आशय ये है कि बच्चों से पूर्व जितने भी यहाँ पर पद दिए गए हैं उनकी निर्भरता जो है वो बच्चों पे आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध होगा। तो निर्भरता किस पर होती है, ध्यान इस पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित हुए भाग में कौन सा पदबंध है। रेखांकित भाग है पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। अब इस पूरे सेंटेंस का भावार्थ आप समझें। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। यहाँ शक्ति एक छात्र का नाम है जो कि मेधावी है। तो पड़ोस में रहने वाला, इसकी निर्भरता किस पे आ रही है, शक्ति पर आ रही है। और शक्ति किसी बच्चे का नाम है, किसी छात्र का नाम है, और किसी छात्र या विद्यार्थी का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। इसलिए पदबंध कौन सा होगा, संज्ञा पदबंध। समझने का विषय है व्याकरण, आप समझते रहिएगा, उत्तर देते रहिएगा। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। अब रेखांकित भाग कौन सा है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। तो कोई क्या है, कोई सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, तो प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में कुछ भी नहीं कर पाया, उलझा हुआ मैं, परेशानी में उलझा हुआ मैं। कौन सा इसमें, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा कि परेशानी में उलझा हुआ मैं। तो मैं अंत में क्या आ रहा है, मैं शब्द जो है वो अंत में आ रहा है, जो कि क्या है, सर्वनाम। तो परेशानी में उलझा हुआ शब्द की जो निर्भरता है वो किस पर आ रही है, मैं पर, और मैं क्या है, सर्वनाम। इसलिए परेशानी में उलझा हुआ मैं एक सर्वनाम पदबंध होगा। क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामान्यता कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो उसे वाक्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और एक वाक्य में कई पदबंध हो सकते हैं।
8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। रेखांकित भाग है कि गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो गीत गाती हुई, गीत को गाती हुई, इसमें कौन सा पदबंध होगा, विकल्प पर विचार करना है। विशेषण, क्रिया, संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो गीत गाती हुई स्त्रियां, स्त्रियों की विशेषता है कि वो गीत गा रही हैं। तो गीत गाती हुई ये है विशेषण और स्त्रियां क्या है, विशेष्य। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। विशेषण पदबंध कौन सा होगा, दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है विकल्प ए, जिसमें लिखा हुआ है कि 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। इस सेंटेंस में ध्यान देना है कि कौन सा विशेषण पदबंध होगा। तो ध्यान रखें, 7 बजे आने वाली, 7 बजे आने वाली, अगर गाड़ी लगा होता तो वो विशेष्य हो जाता और 7 बजे आने वाली क्या है, ये विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है, ये गाड़ी की। तो 7 बजे आने वाली क्या है, ये विशेषण होगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। और ऑप्शन ए, रोज कसरत करने वाले लोग, बताना है कि इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। चारों विकल्पों को ना पढ़ के सीधे आंसर पर आते हैं समय को बचाने के लिए। तो रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें से विशेषण पदबंध बताना था। तो क्या होगा, रोज कसरत करने वाले, ये विशेषण है किसका, लोग का। लोग क्या है, विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जब मुख्य क्रिया के साथ कई सहायक क्रियाएं मिलकर के एक पूरक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे हमेशा क्रिया पदबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर चूँकि पूछ रहे हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्रिया पदबंध क्या होगा, उड़ रहे हैं। तो उड़ना क्या है, मुख्य क्रिया है और रहे हैं सहायक क्रिया है। तो जब कभी भी एक मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया लग जाती है तो वो एक पदबंध का निर्माण होता है, अतः यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। आसना सिलाई का काम करती है। तो इसमें क्रिया पदबंध क्या होगा, आसना सिलाई का काम करती है या काम करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काम करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। तो इसमें रेखांकित शब्द है सुनी जाती है। तो सुनना क्या है, एक क्रिया, और जाती है क्या, उसका सहायक है। तो कौन सा पदबंध बनेगा, क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है 14वां, लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। इसमें खिला रही क्या है, खिलाना एक प्रकार की क्रिया है और रही है उसकी सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध बन जाएगा, क्रिया पदबंध बन जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। निषेधात्मक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का सही होगा सी नंबर। अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है
तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। प्रश्न नंबर 16 है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्न वाक्य कहते हैं। तो ध्यान रखें, जहाँ पर साधारण और मिश्र वाक्य का मेल आपस में हो जाता है वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तो 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। गाड़ी की विशेषता है कि वो कितने बजे छूटेगी, 10:05 पर। छूटना क्या है, क्रिया, और ये सभी निर्भरता कर रही हैं क्रिया विशेषण पदबंध पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इसमें बताना है आप लोगों को कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा। इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है कि इस मकान की छत के ऊपर। ये क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा। मेरे गांव के चारों ओर, ये क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा। ध्यान रहेंगे, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो मेरा गांव क्या है, विशेष, और उसकी विशेषता क्या है कि वह उस पहाड़ी के पीछे है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उस पहाड़ी के पीछे क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। 21 नंबर प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। कर्ता विधेय, कर्ता विस्तार, विधेय पूरक, कर्ता पूरक। तो किसी भी उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार भी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। चूँकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कैसा वाक्य हो जाएगा, यह यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं दिया गया है। आप लोगों की बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो वाक्य के भेद होते हैं वो मुख्य रूप से दो आधार पर बताए जाते हैं। एक होता है रूप के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो रूप के आधार पर ही दिए गए हैं। तो ध्यान रखें कि जब कोई वाक्य और, तथा, एवं आदि संयोजक अव्यय से जुड़ा होता है तो वो सदैव संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, इसमें बताया गया कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इस वाक्य का सही भेद होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिश्र वाक्य है सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर जाते हैं। 24वां प्रश्न कहता है कि एक ही विधेय हो जिसमें वो कौन सा वाक्य होता है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वह कौन सा वाक्य है। विधान वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो ध्यान रहे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। ध्यान रहेंगे जब कभी भी किसी भी वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चक बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो हमेशा वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। वह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो ध्यान रहे जब कोई वाक्य किसी अल्प विराम से भी जुड़ा होता है तो हमेशा वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। बी ऑप्शन है कि रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। जबकि सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, आगे देख लेते हैं। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। और डी ऑप्शन है उसने मान लिया कि दोष उसका है। इसलिए इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो जहाँ पर कोई वाक्य की या अल्प विराम से जुड़ा होता है, या क्योंकि जुड़ा होता है, या परंतु से जुड़ा होता है, या किंतु से जुड़ा होता है, तो सदैव मिश्र वाक्य होता है। 28वां प्रश्न है कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, यह विधान वाक्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे विधान वाक्य या साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखिए एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है, और है। और अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्न में बता चुके हैं कि और, तथा, एवं आदि संबंध बोधक अव्यय से अगर कोई भी वाक्य जुड़ा है तो हमेशा वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। और शब्द का प्रयोग पुनः हो गया है, और जहाँ भी आपको और शब्द दिख जाएगा उसमें बिना किसी संदेह के आप सीधे एक ही उत्तर देंगे, वो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। उसमें किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, कभी भी किसी प्रश्न का की पॉइंट्स को समझना चाहिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो रचना की दृष्टि से यह वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, उसने खाना खाया और सो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी शब्द में और शब्द दिख जाए तो आप तुरंत सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी में आपको और नहीं मिलेगा। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, आप बताएं आपकी समस्या क्या है, तो इसमें कहीं और का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
33वें नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। तो और लगा है तो संयुक्त वाक्य डी ऑप्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दो वाक्य आपस में किंतु परंतु ज्यों की और अल्प विराम से आपस में जुड़े होते हैं तो वो हमेशा मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो आप लोग ध्यान रखें, यही ऑप्शन भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह आप लोगों के पर प्रभावी भी होता है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ जाते हैं। 35 में क्या लिखा है, आइए विचार करते हैं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। अवश्य आते, बुलाया होता तो अवश्य आते, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर आइए ऑप्शन पर विचार कर लें तो देखा जाए क्या होता है। ऑप्शन है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है और सरल वाक्य है। जैसा कि आप लोगों ने वाक्य में पढ़ा कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो कहा कि और जहाँ पर की आएगा वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, हमेशा मिश्र वाक्य। 37 नंबर है कि उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ था। तो जब कोई दो वाक्य आपस में अल्प विराम से जुड़े होते हैं तो हमेशा वो किस वाक्य का उदाहरण होता है, वह हमेशा मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, उपवाक्य को पहचानना है, अर्थात आपको बताना है यहाँ पर कौन सा उपवाक्य होगा। तो वह आदमी जो कल आया था, और जहाँ पर जो, जिसने, जिसको, जिसे आदि पद आ जाते हैं वो हमेशा विशेषण उपवाक्य को बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। अब नहीं है ये बताना है आपको। करो या मरो, वह आया और पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, वह आकर पानी पीकर चला गया। यहाँ पर बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो 38 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वह आकर पानी पीकर चला गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, जैसा कि हम पीछे बता भी चुके हैं। एक रूप के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगर पूछे कि रूप के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, तो रूप के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4040 पे आ गए। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा और वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है ये बताना था आपको। तो 40 नंबर में दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें लिखा है कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन है।
41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विचार करने योग्य बात है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है वो हमेशा इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 में इच्छावाचक वाक्य होगा। जहाँ आशीर्वाद और शुभकामना प्रदान की जाती है वो हमेशा इच्छावाचक वाक्य में आता है। जहाँ पर उपदेश की बात होती है वो भी इच्छावाचक, चूँकि वह एक अभिव्यक्ति होती है जो अंतर्मन से निकलती है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें भी अभिव्यक्ति आ रही है, तो ये कैसा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो यद्यपि से शुरू हो और तथापि से अंत हो और उसमें पूछ बैठे कि कौन सा वाक्य है, तो ध्यान रखें बिना किसी संदेह के आप सीधे मिश्र वाक्य का चयन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 444 है, लिखा कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है, वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है। इसमें लिखा कि वह पंडित है किंतु हठी है। क्वेश्चन नंबर 44 है 44। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह दंड से बचना चाहता था, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि दंड से उसे बचना था, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका चयन करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या लिखा है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। अब हम लोग आ गए हैं विराम चिन्ह वाले प्रश्नों पर। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव। भाषा में और वाक्य में ध्यान दीजिए कि विराम की क्या उपयोगिता है, जिसे इसको समझें कुछ एक उदाहरण के साथ। आइए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया जाए कि रोको मत जाने दो, लिख दिया कि रोको मत जाने दो। यहाँ पर हमने किसी प्रकार के विराम का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें संदेह की स्थिति है कि रोकना है कि जाने देना है। रोको मत जाने दो, इस सेंस का निकल रहा है कि मतलब रोक लीजिए। रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जब तक हम इसमें विराम का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम संदेह की स्थिति में बने रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने अल्प विराम लगा दिया, तो अब इसको पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, अर्थात किसी को जाने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन अगर इस विराम चिन्ह को यहाँ से हटा करके मत के बाद लगा दें तो रोको मत मतलब जाने दो। रोको मत का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसे जाने की अनुमति दी जाए। तो विराम चिन्ह की इतनी उपयोगिता है कि भाषा के अर्थ को समझने के लिए उसके प्रवाह में विराम का अर्थात ठहराव का होना आवश्यक है। तो विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव। आइए विराम से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी को अवगत करा दें कि पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। पहला प्रश्न है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना गया है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी में अर्ध विराम का प्रयोग किया गया, अल्प विराम है डी में, और बी ऑप्शन में अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर डी पे बात करें तो ये अल्प विराम होगा, ए ऑप्शन में विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, जबकि सी ऑप्शन में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। आप सभी भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, और क्रोध चाहे जैसा हो मनुष्य को दुर्बल
बनाता है। इसमें आपको शिक्षाप्रद बातें भी बताई गई हैं कि क्रोध हमेशा व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, वो चाहे जैसा क्रोध हो। तो 47 में जिस वाक्य में सही ढंग से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है वह वाक्य है, क्या है कि वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4848 है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? वाक्य को पूरा करने में होगा। हंस पद का मतलब इस प्रकार का चिन्ह होता है, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर 49 है कि सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो ध्यान रखें कि सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 50वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखें कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विवरण चिन्ह कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक लाइन उसके पीछे यहाँ पर ऐसे। अगला है 51 नंबर है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण या दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने की बात कर रहा है तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन अगर किसी अक्षर या शब्द की बात न कह करके किसी वाक्य पर विशेष बल देने की बात होती तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का विल बी राइट आंसर। 52 नंबर है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? अगर जिसमें लिखा कि उसने मुझसे कहा, अगर इसके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग हो जाए तो ये सेंटेंस पूर्णतः सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, अर्थात यहाँ पर कहा के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना उपयुक्त था, जिसका उस प्रयोग नहीं हुआ था। इस प्रकार की त्रुटि यहाँ पर थी कि अल्प विराम लगना था लेकिन नहीं था। इसलिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कभी भी ध्यान रखें कि जब किसी के द्वारा कही हुई बात को हम कहते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हुए इस बात को हमेशा प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ेंगे। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं अधो रेखा चिन्ह। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ जाते हैं। 5454 54वां प्रश्न है कि यहाँ पर एक प्रकार का चिन्ह यानी विराम दिखाया गया है और पूछा गया है कि रेखांकित वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये जो मार्क्स दिखाए गए ये किसके हैं? ये लोप के चिन्ह है, मतलब यहाँ से कोई पद लुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक, निर्देशक, विवरण और लाघव। हम सभी चिन्हों को बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, लाघव चिन्ह हमेशा
ज़ीरो जैसा होता है, जैसे हमने लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जब हम किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखते हैं तो हमेशा लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विवरण चिन्ह का मतलब निर्देशक चिन्ह के ऊपर और नीचे अगर एक एक बिंदु का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उपदेशक किसी प्रकार का चिन्ह या विराम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण, एकल उद्धरण, प्रश्न चिन्ह या योजक चिन्ह। तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? एकल उद्धरण का प्रयोग करते हैं कि दोहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी या स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के ऊपर एक बिंदी जो होती है वो अनुस्वार कहलाती है। जैसे आ, आगे ऊपर यहाँ बिंदु रख दिया तो ये हो गया अंग, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। ठीक है, चले अगला प्रश्न 58वां प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59वां जो कि इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखा कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा चिन्ह होगा? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है 60वां जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस क्लास में कुल 60 प्रश्नों को समाहित किया गया था। क्या लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। सीता जानना चाहती कि भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात यह वाक्य कैसा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इस प्रकार से 21वें चैप्टर के कुल 60 प्रश्नों की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।